नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके चैनल में। आज की क्लास में हम आपके लिए 25 प्रश्नों का एक सेट लाए हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न कौन सा है? भाषा की लघुत्तम इकाई है वर्ण, अक्षर, शब्द। तो यह हमारा आंसर होगा वर्ण। वर्ण जो है इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? 46, 33, 35 या 52? तो हमारा आंसर है 52। 11 स्वर और क से लेकर के म तक जो है 25 होते हैं और 2 आगत वर्ण मिलाकर टोटल 27। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जो य और ल व होते हैं और इसके अलावा ऊष्म वर्ण बोले जाते हैं जिसमें तीनों स और ह होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो है अनुस्वार और विसर्ग ये भी इसी में सम्मिलित होते हैं। टोटल मिला करके ये 52 हो जाते हैं। इनमें से किसके टुकड़े नहीं हो सकते? इस प्रश्न में वर्ण, ध्वनि, अक्षर या पहला और दूसरा? तो हमारा आंसर होता है पहला और दूसरा, क्योंकि वर्ण और ध्वनि, तो ध्वनि का विकसित रूप ही है वर्ण। अगला प्रश्न लेते हैं। ग में री की मात्रा लगाने पर ग का रूप क्या होगा? ग्र या ग पर आसमानी यानी उसको रेफ बोलते हैं। और इस तीसरा है ग्री या कोई नहीं। हमारा आंसर है ग्री। यदि आपको लगता है कि ये प्रश्न है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले आप उसको लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा जो है यदि आपका कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करना ना भूलें और इस क्लास को जो है अधिक से अधिक शेयर करें। अगला प्रश्न कौन सा है? च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण या मूर्धन्य वर्ण? तो हमारा आंसर है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण का अर्थ है कि तालु से बोले जाने वाले वर्ण, छोटी ई, बड़ी ई। और इसके अलावा च वर्ग के सभी वर्ण 5 वर्ण च, छ, ज, झ, ई, ये तालव्य वर्ण में आते हैं। और इसके अलावा जो बड़ा श होता है यह भी इसी में सम्मिलित है। अगला प्रश्न लेते हैं कि अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या है 25, 46, 31 या 15? हम देखते हैं कि इसमें आते हैं सभी स्वर, वर्ग के प्रथम, तृतीय, अनुस्वार और अंतस्थ वर्ण। सभी स्वर 11 होते हैं और प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण यानी टोटल 15। इसके अलावा एक अनुस्वार है 27 और ये हैं अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व 4। तो 27 4 टोटल होते हैं 31। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसी शब्दारंभ नहीं होता? ड, ड़, प या ढ? तो हम देखते हैं कि हमारी वर्णमाला में जो है व्यंजन में खासतौर से 2 आगत वर्ण हैं, जैसे कि ड और ढ जैसे लिखे होते हैं ये 2 वर्ण, लेकिन उनके नीचे बिंदु लगा होता है। तो व्याकरण का यह नियम है कि इन दोनों से जो है शब्दों का आरंभ नहीं होता। जैसे हमने लिखा लड़का, तो यह जो मध्य में लिखे जाते हैं दोनों या अंत में लिखे जाते हैं। अगला लेते हैं सभी स्वर हैं घोष वर्ण, अघोष वर्ण या आगत वर्ण? तो हम देखते हैं कि सभी स्वर जो हैं वे हैं घोष वर्ण। स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर जो है वर्णों का 2 प्रकार से विभाजन किया है, एक घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। ठीक है, लेकिन स्वर जो है वे घोष वर्ण में आते हैं। और इसके अलावा घोष वर्ण में आने वाले और भी वर्ण हैं। वर्ग में 5 वर्ग होते हैं और प्रथम वर्ग में अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लेते हैं, क ख को छोड़ दीजिए, उसके बाद ग घ ङ, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो गए। और इसके अलावा जो है अंतस्थ वर्ण होते हैं और इसके अलावा जो है ह, ये सभी जो है घोष वर्ण में आते हैं। व का उच्चारण स्थान कौन सा है? व का उच्चारण स्थान है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ या कंठ तालु। तो हमारा आंसर हुआ दंतोष्ठ। अगला लेते हैं स्पर्श वर्णों की संख्या है। तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमारा आंसर कौन सा होता है? स्पर्श वर्ण जो है उनकी संख्या है 25। क से लेकर के म तक ये सभी स्पर्श वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, स्पर्श वर्ण का अर्थ यह है कि जो जीभ है में इन इस वर्णों को बोलते समय जो है किसी न किसी उच्चारण स्थान को टच करती है, इसलिए इसको स्पर्श वर्ण बोला गया है। अगला प्रश्न है अनुस्वार और विसर्ग है अयोगवाह, अंतस्थ या स्वर? तो हमारा आंसर होता है अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है कि यह जो है अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। और पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान जो है वह नाक है कि ओष्ठ है कि तालु है? तो इसका आंसर है नाक। नाक यानी नासिका। तो सभी वर्गों के अंतिम अक्षर जो होते हैं ङ, तो ये जो वर्ग का प्रथम वर्ग का ङ जो है यह जो है ये नासिका यानी नाक से बोला जाने वाला वर्ण है और ये पंचमाक्षरों में आता है। इसी तरह सभी वर्ग जो हैं उनके अंतिम अक्षर जो है 5 ये सभी पंचमाक्षर कहे जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि ल कैसी ध्वनि है? पार्श्विक, प्रकंपी या संघर्षी? के समय स्वर तंत्रियों को प्रयत्न करना पड़ता है,
तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर यानी मुख के भीतर जो होता है और एक बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न यानी मुख के भीतर जो प्रयत्न किया जाता है तो उनका विभाजन किया गया है। स्वर जो है वे 4 प्रकार के होते हैं और व्यंजन जो है वे 8 प्रकार के होते हैं। उन्हीं में से जब ल व्यंजन जो है यदि उसको पूछा जा रहा है कि वो कैसी ध्वनि है तो हमारा आंसर होता है ये पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि का अर्थ यह है कि जब हम ल बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है दांत के पिछले हिस्से को छू रही है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पार्श्विक ध्वनि। अगला प्रश्न लेते हैं, र कैसी ध्वनि है? तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ विकल्प दिए गए हैं, प्रकम्पी, पार्श्विक या संघर्षी। तो इसका आंसर होता है प्रकम्पी। र जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारी जीभ जो है थोड़ा सा वाइब्रेट करती है यानी कांप जाती है, तो इसलिए इसको प्रकम्पी बोला जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, उ स्वर है दीर्घ, मूल या संयुक्त? हमारा आंसर है मूल। मूल स्वरों में 4 प्रकार के हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। अगला लेते हैं, किस वर्ण के उच्चारण में गर्म हवा निकलती है? श, य और र। तो इन तीनों में है श यानी ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में 4 प्रकार के होते हैं, बड़ा श, मूर्धन्य श और छोटा स, और इसके अलावा जो है ह। ये 4 जो है इनके उच्चारण में गर्म हवा निकलती है, ठीक है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण बोला जाता है। ओ का निर्माण हुआ है अ धन ई बराबर ओ या अ धन उ बराबर ओ, तो हमारा आंसर होता है अ धन उ बराबर ओ। अगला लेते हैं, पानी में कुल कितने अक्षर हैं? 2, 4, 6। हमने आपको जो है वर्ण और अक्षर में अंतर के लिए स्पेशल ट्रिक्स बताई हैं। हमने आपको बताया था पिछली क्लासेज में कि 2 ही ट्रिक है जिससे हम जान जाएंगे कि कौन अक्षर है और कौन वर्ण है। जब हम एक ही सांस में जितने भी वर्ण बोल पाते हैं वे सभी वर्ण अक्षर कहे जाते हैं। जैसे हमने बोला पानी, तो हमने पहले पा बोला, फिर उसके बाद नी बोला, पा के बाद एक सांस ली, फिर उसके बाद नी बोला। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि क्या है, ये 2 बार में 2 सांस में 2 बोले गए अक्षर हैं, तो ये 2 अक्षर हो गए, ठीक है। और इसके अलावा एक और ट्रिक है कि ये जो है इनको आप तोड़ करके भी देख सकते हैं। पहले ऐसे लिखते हैं, उसके बाद हलंत, फिर उसके बाद जो है आ, उसके बाद न को तोड़ेंगे तो न का हलंत लिख करके फिर उसके बाद बड़ी ई। अक्षर किसको कहते हैं? जो स्वर के साथ हो, बस यही अंतर है वर्ण और अक्षर में। और वर्ण जो होता है उसमें केवल हलंत होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके साथ ये जुड़ गया तो ये बन गया एक अक्षर, और इसके साथ ये जुड़ा तो बन गया एक अक्षर, दोनों मिलकर हो गए 2 अक्षर। तो हमारा आंसर होता है 2। अगला लेते हैं, सुलकर को क्या कहा जाता है? अनुतान। अनुतान किसे कहते हैं? यदि जब हम किसी भाव को व्यक्त करने के लिए जब हम कुछ बोलते हैं तो शब्दों का जो उतार चढ़ाव होता है उसी को अनुतान कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, संगम हमेशा होता है। इस प्रश्न के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, शुरू में, मध्य में या अंत में। तो हमारा आंसर होता है कि संगम जो है हमेशा मध्य में होता है। इसका मतलब यह है कि आप सामान्य शब्दों में समझें, संगम का अर्थ होता है संधि, ठीक है। प्रसन्न के न में ध्वनि है, युक्ताक्षर या व्यंजन गुच्छ। तो युक्ताक्षर को युग्मक ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि युग्मक ध्वनि या युक्ताक्षर उसको बोलते हैं कि एक ही जो व्यंजन है वह 2 बार आए, तो वहाँ पे होता है युक्ताक्षर, ठीक है। और यदि 2 अलग अलग ध्वनियाँ एक साथ आती हैं तो बोला जाता है व्यंजन गुच्छ। अगला लेते हैं, द, अ, क, श, अ। तो क्या रूप बनेगा? दाग, दक्ष या दक्ष। तो हमारा आंसर दक्ष। अगला लेते हैं, यज्ञ का वर्ण वियोजन होगा। हम देखते हैं कि वर्ण वियोजन किसको कहते हैं, इसको संक्षेप में समझ लेते हैं। वियोजन का अर्थ यह होता है कि किसी भी वर्ण को जो है मूल रूप में व्यक्त किया जाता है। मूल रूप यानी हलंत के साथ। स्वर है वे जो के तो लिखे जाएंगे और व्यंजन जो है उनको हलंत के साथ लिखा जाएगा। अगली क्लास में हम आपके लिए सेट लाएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में पूरी तैयारी के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार।